Welcome back students. Good evening to all of you. आज मैं जो टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ उसको लगभग आपके बोर्ड पे लिखा हूँ, ब्लॉक डायग्राम बनाया गया। उसके पहले थोड़ा सा एक एक्चुअली आज का जो दिन शुरुआत हुआ और एक टॉपिक्स जो है, एक बात जो है हमको थोड़ा सा बड़ा इरिटेट कर दिया आज। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा, वो खान सर जो है बहुत पॉपुलर है और हम भी उनके लगभग कहिए तो इस लॉकडाउन पीरियड में खाली फुर्सत समय में देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा हमें। और उनका पढ़ाने का तरीका जो हम लोग का बिहारी स्टाइल है और किसी भी कठिन से कठिन, जटिल से जटिल वस्तु विषय को भी तो इतने इजीली रखते हैं और हमारी अपने अपने टोन में होता है, तो उसको हम लोग और बहुत बढ़िया से हमारे बच्चे समझ पाते हैं। तो इसके लिए मैं खान सर को एक धन्यवाद के पात्र हैं और उनका पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल लगता है कि नहीं, चलिए ये हमें लोग अपना ही तरीका है और बिल्कुल अपना अंदाज होता है, यूनिक है उनका पढ़ाने का तरीका, निराला है, अपनी बिहारी स्टाइल है। और एक बिहारी स्टाइल जो है पूरे आज वर्ल्ड में अपना छाप छोड़ रहा है खान सर के माध्यम से। यानी कि हम जिस चीज़ को बोलने में संकोच करते कि नहीं ये ऐसा बोलेंगे तो ये तो बिहारीपन लगेगा, ऐसा बोलेंगे तो लोग कहेंगे ये तो बिहारी है, लेकिन उन्होंने एक अलग अपना अंदाज को बनाए रखा जो कि बहुत ही अच्छा लगा और वो लगता है कि हाँ उसमें अपनापन है। और दूसरी बात एक और ही थोड़ा सा दुखद भी कभी कभी कोई घटना कर देती है कि लोग जो है, हम खान सर के ही नाम से जानते थे उनको, हमारे बच्चे भी बहुत लाइक करते हैं उनको, बहुत देखते हैं, हर विषय वस्तु को टॉपिक्स पे वो अपना कुछ ना कुछ लेक्चर देते हैं, अच्छा लगता है हम लोगों को, तो हमारे बच्चे भी सुनते हैं, हम भी उसके माध्यम में फिर देखते हैं, समझते हैं और लगभग हर टॉपिक्स को टच करते हैं। तो निश्चित तौर पे जो है एक बच्चों को, छोटे बच्चों को भी उनके अपने जो भी बताते हैं वो भी फायदा उठा रहे हैं। जो कंपटीशन में लड़के तैयारी करें उनको तो फायदा होता ही होता है, उनको तो टारगेट होता ही होता है। और दूसरी और सबसे अहम चीज होता है कि जो एक टीचर का कर्तव्य होता है जो हम लोग महसूस करते हैं, हम तो अपने क्लास में भी जो होता है बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ कुछ एंटरटेन भी करते हैं, हंसी मजाक तो बहुत ज्यादा उतना नहीं कर पाते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी एकदम बोरियत वाली क्लास ना हो, बच्चों को हंसाते हुए भी हम लोग पढ़ाते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि कर्तव्य निष्ठा, जो कि खासतौर पर हम लोग का जो है टॉपिक जो होता है कंप्यूटर संबंधित होता है, टेक्नोलॉजी को लेकर होता है, तो उसमें बहुत सारे टीचर जो होते हैं एकदम अपने टॉपिक्स को लेकर के एकदम कॉन्सेंट्रेट होते हैं, टारगेटेड होते हैं। लेकिन उस बीच में खान सर ने एक अपनी राष्ट्रीय भावनाओं के साथ बताने का जो काम करते हैं, सबसे अच्छी चीज हमें उनका यही लगता है कि राष्ट्र से ओतप्रोत और उनकी राष्ट्रीयता को हम सलाम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि एक बच्चों में भी राष्ट्रीय भावना को कहीं ना कहीं पढ़ाने के साथ साथ भी वो उसको प्रेरित करते हैं कि नहीं कि हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। निश्चित बच्चों हम लोग भी हैं, जहाँ पे भी हैं बच्चों को यही बताते हैं, आपकी कामयाबी, आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ और बड़े से बड़े मुकाम पे पहुंच जाओ, लेकिन वहां पे एक राष्ट्र के साथ हमारा अपना जो लगाव होता है, हमारा जो कर्तव्य होता है, वो हमारा बिल्कुल याद रखना चाहिए हमें, हमारे राष्ट्र के प्रति क्या उत्तरदायी है। तो ऐसे में एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। हम एक अच्छे डॉक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक अच्छा डॉक्टर, हर एक अच्छा इंजीनियर एक अच्छा नागरिक हो। लेकिन हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि लगभग खान सर के जितने भी फॉलोअर्स होंगे वो एक अच्छे नागरिक भी बन के निकलेंगे या फॉलो करेंगे उनको, कुछ न कुछ तो वो जरूर कुछ न कुछ बच्चों को दिशा तो देते ही देते हैं। तो एक अपने अच्छे टीचर होने का भी वो बहुत अच्छा कर्तव्य निभा रहे हैं। और अभी मैं बता रहा था कि उनको नाम के पीछे लोग पता नहीं क्यों पड़े हुए हैं, हम तो कभी नाम के पीछे पड़े ही नहीं है। वो खान सर हो, अमित सर हो या कोई भी हो, एक टीचर ही है, अच्छा पढ़ाते हैं, यही काफी है। आप उनको देखो, समझो, पढ़ो, जितना जो सीखने लायक उनसे सीखो, फॉलो करो। लेकिन बहुत ही डर भी लगता है कभी कभी कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को धमकियां देने जाने लगे और अलग अलग लोग जो है उस पर कमेंट्स करें और अपने अपने जो है
स्वार्थ उसको उनके माध्यम से सिद्ध करवाना, जैसा उनका वीडियो मैंने देखा। और आज तो मैं बहुत ही भावुक हो गया कि इतना हमने खान सर को कभी कमजोर नहीं होते हुए देखा था। मैंने उनके आंख में आंसू तक आ गया था और हमें बहुत ही वो चीज ये लगा कि नहीं, खान सर इतने कमजोर नहीं हो सकते, क्योंकि यदि उनको खुद भी बताते हैं कि 98% उनके अच्छे कहने वाले हैं, 2% ही हैं जो हल्ला मचाने वाले हैं। तो खान सर निश्चित तौर पे हम आपने इस YouTube के माध्यम से आपको भी एक हौसला बुलंदी के लिए हम बोलेंगे। आप हमको लग रहा है कि हम लोग से तो मैंने बहुत जूनियर होंगे वेज के मामले में, लेकिन बहुत अच्छा आपने मुकाम हासिल किया है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम जैसे टीचर भी हैं और बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हैं जो कि आपको कहीं भी झुकने नहीं देंगे किसी भी तरह का। आप हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप जो अपना यूट्यूब बनाते हैं, जो भी आप नॉलेज देते हैं, तो वो एक सीमांकन नहीं होना चाहिए। यूट्यूब पे क्या है, सोशल मीडिया पे क्या है ना, कि उन्हीं के माध्यम से, उसके माध्यम से आज हम भी आपको जान पाते हैं। तो लाखों करोड़ों बच्चे हैं ऐसा जो कि आपसे फायदा ले रहे हैं, तो किसी धमकियां से डरने वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल अपनी उसी जज्बात के साथ अपना हर वो नॉलेज और अपनी राष्ट्र से ओतप्रोत वीडियो आप शेयर करते रहेंगे। और मैं आज जो है अपने विषय वस्तु पे भी थोड़ा आ रहा हूँ, क्योंकि ये दिमाग में हमारे था कि भाई एक टीचर अपने एक बात सच को सच ना कह पाए तो उस टीचर की फिर अहमियत क्या है। खान सर ने क्या किसी का लिया है, दिया नहीं है। तो निश्चित तौर पे और बहुत सारे लोग लाइक भी कर रहे हैं, फॉलोअर्स हैं उनके, बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग कभी भी एक मैंने ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे टीचर्स को हो सकता है कि उनको जेलियस गए कि हाँ हमारे कंपटीटर, हम कंपटीटर ग्रुप में उनको नहीं देखते हैं। हम लोग तो देखते हैं कि नहीं, और जहां से भी जो हम हैं आप हैं सभी लोग एक राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी हों। तो थैंक यू खान सर आपके जज्बा को और आपके इस राष्ट्रीय से ओतप्रोत वीडियो के लिए। तो भाई हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग चीजों पे भी बात करते हैं, उसके साथ भी हम लोग ख्याल रखते हैं कि हमारा पढ़ाई की बात इतना हो, जो हमारा कंटिन्यू स्टडी करने का कुछ न कुछ में होता है, जो विषय वस्तु उसको भी पढ़ाया जाए। निश्चित तौर पर हम क्लास में भी लगभग ऐसा करते हैं कि क्लास में मान लीजिए कि ये नहीं होगा कि फिर क्लास में केवल ऐसे ही निकल जाए, मेन मेरा टॉपिक से कुछ न कुछ सीख के जाना है। तो निश्चित तौर पे हमारा टॉपिक जो है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अब आते हैं हम इस विषय वस्तु पे कि पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं कंप्यूटर सिस्टम को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ग्रुप में, और इस हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर को इसकी फंक्शनलिटी के आधार पर है ना, हार्डवेयर है फिजिकल कंपोनेंट से, आप जानते हो। अब इसकी फंक्शनलिटी के आधार पर हम लोग 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, और हार्डवेयर के बहुत सारे ये एग्जाम्पल आते हैं है ना। कंपटीशंस में आप किसी आप एक नॉर्मल कंपटीशन में बैठो या हायर से हायर कंपटीशन में बैठो, बहुत इजी कंप्यूटर क्वेश्चन उठाता है और उस पे लोग कंसंट्रेट नहीं होते और उसको कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें पूछ दिया जाए कि कौन सा यूनिट है, इनपुट यूनिट है या प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट्स है या आउटपुट यूनिट है, या टर्म्स आ जाते हैं, बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं कि किससे संबंधित है। तो यहाँ पे बहुत सारे जैसे 2 चीज है, ALU का है, CU का है, ये फुल फॉर्म के रूप में जानने की जरूरत होती है ना। फिर अलग अलग कंपोनेंट्स हम बताएंगे, इनपुट यूनिट के एग्जांपल देंगे, वो सब एग्जांपल भी आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करना होगा। और ये ब्लॉक डायग्राम जो मैंने बनाया है, ब्लॉक डायग्राम के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे, और खासतौर पे आज मेरा विषय वस्तु जो होगा ब्लॉक डायग्राम को ही लेकर होगा। और ब्लॉक डायग्राम आप लोग उस रूप में देखना कि ये जैसे हम लोग जैसे देखते हैं ना कि घर का एक नक्शा और घर का फोटो इमेज में क्या अंतर होता है। घर का फोटो जो होता है वो बाहरी आउटलुक को दिखाता है, अंदर का वो सेक्शन वाइज कोई डायग्राम नहीं होता है। लेकिन उसी तरीके से यहाँ पे भी ये कंप्यूटर का फोटो नहीं है, ये कंप्यूटर का क्या है, ब्लॉक डायग्राम है। इट मीन्स कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो मैंने बताया कि अलग अलग फंक्शनल यूनिट होते हैं, कंप्यूटर को हम सिस्टम के रूप में जानते हैं। तो मैंने वहां पे भी डिफाइन किया था कि इन ए सिस्टम देयर आर डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स work together in an organized form to complete any task that is called system। तो यहाँ पे उस चीज को भी यहाँ पे प्रूफ किया गया है, इस कंप्यूटर सिस्टम में हमारे कितने अलग अलग फंक्शनल यूनिट है और कैसे एक दूसरे से जुड़ करके कोई काम को पूरा किया जाता है। तो आज हम लोग इसी चीज को क्लियर कर रहे हैं। आप यहाँ देख पा रहे हो कि 3 यूनिट जो इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट,
फंक्शन के आधार पर बांट दिए गए। और ये ब्लॉक डायग्राम हमारा इसमें पूरे फंक्शनल यूनिट को दिखाया जाता है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट दो एक्सटर्नल यूनिट्स हैं फंक्शनल यूनिट में, और ये सिस्टम यूनिट के अंदर कुछ इंटरनल फंक्शनल यूनिट है। इस तरीके से टोटल ये 6 फंक्शनल यूनिट होते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा सिस्टम यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। तो इनपुट यूनिट का जो काम होता है वो नाम से भी क्लियर है कि इनपुट मतलब इन माने अंदर और पुट माने रखना, है ना। तो ये डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को एक माध्यम होता है, एक टूल्स, वो सभी कंपोनेंट्स आ जाएंगे जो कि हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में इनपुट कराने में हेल्पफुल होते हैं, है ना। क्योंकि जो हमें आउटपुट लेना होता है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन बनाना होता है, जो भी हमें रिजल्ट तैयार करना होता है, उसके लिए रिक्वायर्ड कुछ डेटा होते हैं, है ना। तो वो हमारे डेटा डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। समटाइम्स मैंने बताया था कि अर्थ में न्यूमेरिकल डेटा हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकता है, ऑडियो और वीडियो हो सकते हैं। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, हार्डवेयर कंपोनेंट्स होंगे जो कि डेटा को इनपुट कराने में हेल्पफुल है, उन सभी को कलेक्टिवली हम लोग इनपुट यूनिट के नाम से जानेंगे। क्योंकि सबकी फंक्शनलिटी क्या है, एक ही तरह का है ना। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है ना। वो बहुत सारे एग्जांपल हम देंगे इनपुट डिवाइसेस का। तो ये सभी इनपुट डिवाइसेस का एक कॉमन फंक्शन है क्या कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनपुट कराएगा। इसलिए कलेक्टिवली ऑल दोज टाइप ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स इज नोन एज द इनपुट यूनिट और इनपुट डिवाइसेज भी बोला जाता है ना। कलेक्टिवली इनपुट यूनिट के रूप में कह देंगे और वो डिवाइसेज है ना, हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। तो इनपुट यूनिट से हम डेटा को इनपुट लेने का काम करते हैं। अब ये आपको ये जानना होगा कि जस्ट आप लोग देखते हो ना कि हम लोग कंप्यूटर में टाइप किया और सीधे रिजल्ट आ गया, है ना। तो वो इंटरमीडिएटली ऐसा नहीं है कि बस इनपुट हुआ और आउटपुट मिल गया। क्योंकि इतना फास्ट होता है तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन इसके इंटरमीडिएटली ये सभी प्रोसेस होते हैं। तो इनपुट करने के बाद और आउटपुट होने से पहले इंटरमीडिएटली डेटा का जो भी वर्क होता है वो कौन करता है, सिस्टम यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। समझ पा रहे हैं कि इनपुट होने के बाद, बहुत सारे लड़के ना कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें, तो आप ध्यान रखो इनपुट होने के बाद और आउटपुट होने से पहले जो भी कंपोनेंट्स यूज होंगे वो सभी किस में आ जाएंगे, सिस्टम यूनिट का या प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में जाना जाता है ना। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे प्राइमरी मेमोरी है, यानी कि डेटा जब हम इनपुट कर रहे हैं तो जो डेटा वो प्रोसेसिंग होने से पहले तो प्राइमरीली कुछ समय के लिए ही वो रिटेन किए जाते हैं। कहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी पे। प्राइमरी मेमोरी पे दिख रहा होगा आप लोगों को, नोट्स वगैरह भी आपको हम नोट्स में लिंक वगैरह में भेज देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी में जैसे ही डेटा आएगा ना, ये कंट्रोल यूनिट तुरंत इस डेटा को रीड करने का डिटेक्ट करता है और रीड करना शुरू कर देता है कि वो क्या चीज है, डेटा का एनालिसिस करता है। तो अब वो डेटा जो मिलता है, जिस तरह का डेटा हो, और उसके बीच में प्रोसेसिंग का भी हमारा इंस्ट्रक्शंस रहता है, तो डेटा और प्रोसेसिंग को एएलयू को कोऑर्डिनेट कर दिया जाता है। यानी कि एएलयू सीधा सीधा कुछ भी अपने से प्रोसेस करेगा, लेकिन वो डेटा किसके द्वारा मिलता है, कंट्रोल यूनिट के कोऑर्डिनेशन में। कहां से मिलता है, तो प्राइमरी मेमोरी से डेटा एएलयू को जाता है ना। तो ये मैंने देखिए स्पष्ट बनाया है, यहाँ से एरो लेकर के उठाया और यहाँ पे दे दिया, है ना। तो देख लो कि यहाँ से डेटा इधर एएलयू को आता है। तो ये अब जो डेटा होगा एएलयू का फुल फॉर्म आप लोग देख रहे हो, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आप स्पष्ट यहाँ समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे एक्चुअल प्रोसेसिंग यहीं पे होने जा रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि कंप्यूटर में दो ही तरह के प्रोसेस है, अरिथमेटिक प्रोसेस है, लॉजिकल प्रोसेस। उसको मैंने समझा भी दिया था एग्जांपल देकर के। जो भी नंबर प्रोसेस किया जाए, जोड़ने का, घटाने का, गुणा भाग जो भी करते हो, तो वो अरिथमेटिक प्रोसेस होगा। और कैलकुलेटर में केवल अरिथमेटिक यूनिट होता है, इसलिए वो लॉजिकल कोई प्रोसेस नहीं कर पाता। अब आप लोगों को ख्याल आया होगा कि हम, आपको याद आ रहा होगा कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर में जब डिफरेंशिएट कर रहे थे तो मैंने बताया था कि कंप्यूटर जो होता है अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों तरह का प्रोसेस करता है, जबकि कैलकुलेटर केवल अरिथमेटिक प्रोसेस करता है। यहीं पे यदि हम डायग्राम बनाना पड़े कैलकुलेटर का तो एल हट हो जाएगा, क्या रहेगा उसमें, अरिथमेटिक यूनिट। यानी कि कैलकुलेटर केवल अरिथमेटिक प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, केवल उसमें अरिथमेटिक ही प्रोसेस किया जा सकता है। जबकि यहाँ पे क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
यानी कि ये यूनिट जो है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल दोनों प्रोसेस करेगा। तो जो डेटा आता है ना उसका ये अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक प्रोसेस करके रिजल्ट देगा, और लॉजिकल रहेगा तो रिजल्ट लॉजिक में दे देगा। यानी कि रिजल्ट निकलने का काम यहीं पे होता है। लेकिन जब रिजल्ट निकाल करके ये बस उसका काम हो गया, रिजल्ट निकाल दिया, अब फिर कंट्रोल यूनिट उस रिजल्ट को वंस अगेन रीस्टोरिंग प्राइमरी मेमोरी, फिर वो रिजल्ट भी आकर के प्राइमरी मेमोरी में रुकता है और कंट्रोल यूनिट के ही कोऑर्डिनेशन पे, देखो ये डॉट डॉट मैंने लाइन दिखाया, कंट्रोल यूनिट के कोऑर्डिनेशन में पुनः हमें आउटपुट यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से मिलता है। तो अब क्या देख रहे हो आप कि ये डॉट लाइन बनाया गया ना, डॉट लाइन मैंने लिखा फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कंट्रोल यूनिट किसी डेटा को नहीं कैरी करता है, केवल क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, इंस्ट्रक्शंस फ्लो आउट करता है। तो इंस्ट्रक्शंस फ्लो आउट को मैंने डॉट लाइन से दिखाया गया है, और डेटा को जो दिखाया है हम आप देख रहे हो रेगुलर लाइन से एरो के माध्यम से दिखाया गया है। यानी कि इनपुट यूनिट से डेटा हमारा इधर आएगा, कभी प्राइमरी मेमोरी से इधर ये नहीं आता है, इसलिए वन डायरेक्शन में होता है कि इनपुट यूनिट से प्राइमरी मेमोरी को डेटा गया। यहाँ पे देखो दोनों तरफ एरो है ना, यानी कि यहाँ से हमारा प्राइमरी स्टेज पे जो डेटा स्टोर किया गया है वो पहले डेटा जाएगा और रिजल्ट पुनः फिर वापस यहीं पे आएगा। तो हम लोग वहां पे बताते हैं है ना कि फेचिंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू एंड फ्रॉम द एएलयू, है ना। तो फेचिंग करने का काम करता है डेटा, यानी कि लेके फेचिंग में ब्रिंग, और फेचिंग माने अंदर, ब्रिंग माने जानते हो ना, ब्रिंग माने लाना होता है ना। तो ये फेचिंग शब्द हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे कंट्रोल यूनिट के माध्यम से कि माने ये डेटा को लेके जाता है और लेके आता है यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज में ही आता है, फिर यहाँ पे प्राइमरी स्टोर से फिर आउटपुट डिवाइसेस में यहाँ पे आउटपुट मिलता है। तो ठीक इनपुट यूनिट के काम क्या करता है, आउटपुट यूनिट उल्टा करता है ना। यहाँ पे हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शंस इनपुट किए, यहाँ पे हमारा अब जो डेटा है वो यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आउटपुट डिवाइस से जो होता है यानी कि प्रोसेस हो गया, भले आपको दिख नहीं रहा होगा, आउटपुट जब तक हम नहीं रहेगा तब तक हम उसका प्रोसेस कर दिया है कंप्यूटर, लेकिन हम तब फाइंड आउट करते हैं जब हमारा आउटपुट उसको डिस्प्ले करता है या उसके जैसा डेटा फॉर्म है उस रूप में उसको अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस भी अलग अलग है। जैसे इनपुट डिवाइसेस अलग अलग है उसी तरह के हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस है, जिस तरह का रिजल्ट लेना होता है उसके अनुसार हम उस आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हो कि प्राइमरी मेमोरी में डेटा दोनों टाइम में स्टोर हो रहा है। कंट्रोल यूनिट पूरे फंक्शन जो भी यूनिट्स हैं तो सबको कोऑर्डिनेट करता है। एएलयू का आपने समझ लिया, अरिथमेटिक लॉजिक। अब यहाँ बात रह जाती है सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी का नाम से आप लोग देख रहे हैं, सेकेंडरी मतलब द्वितीय, सेकेंड में आता है, प्राइमरी में प्राथमिक। पहले आप लोग पढ़ाई कहाँ करते हो, प्राइमरी स्कूल में, सीधे सेकेंडरी स्कूल में तो नहीं जाते हो। तो डेटा भी यहाँ पे क्या होता है ना, पहले प्राइमरी मेमोरी से ही सेकेंडरी मेमोरी में आता है, इसलिए यहाँ पे एक दो अलग अलग कैटेगराइज कर दिए, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है एक्चुअली एक्सिलरी मेमोरी है, सहायक मेमोरी है, स्टोरेज है। यानी कि कंप्यूटर में जो भी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कोई भी चीज फाइल सेव करते हैं, वो सभी के सभी कहाँ जाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में जाते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो हमारे डेटा और सॉफ्टवेयर को परमानेंटली स्टोर करते हैं, मेन स्टोरेज रूप में यही होता है। तो यहाँ पे हमारा डेटा देखिए कि प्राइमरी मेमोरी से फिर यहाँ पर स्टोर हो गया, और जो पहले से स्टोर्ड प्रोग्राम है वो पुनः फिर प्राइमरी मेमोरी प्रोसेस के लिए ले सकता है सेकेंडरी मेमोरी से, इसलिए यहाँ पे बाई डायरेक्शन में दिखाया गया। तो इस तरीके से आप जो है ये ब्लॉक डायग्राम देख पा रहे हो, और अलग अलग फंक्शनल यूनिट भी देख रहे हो, और सभी पे हमारा अलग अलग लेक्चर होगा। इनपुट यूनिट का फंक्शन अलग से बताएंगे, इसके जितने भी एग्जांपल है उसको भी बताएंगे, और एएलयू को, सीयू को। तो इस तरीके से हाँ, एक चीज और आपको यहाँ समझना है कि सीपीयू, बहुत सारे बच्चे पूछ देते हैं, ये भी हम सीपीयू के विषय में बोले तो आप जानते हो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हर जगह आता है, छोटा बच्चा भी इसको जानता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आप समझ पा रहे हो ना कि क्यों इसको ब्रेन ऑफ कहते हैं, और नाम से भी एग्रीगेट कर लो ना। सेंट्रल में क्या होता है भाई, बीच, केंद्र, बीच में है। प्रोसेसिंग यूनिट क्या काम कर रहा है, मैंने बताया था, जो काम कर रहा है उसके अनुसार नाम है। तो ये प्रोसेस करने का काम कर रहा है, इसलिए प्रोसेसिंग, यानी कि इनपुट होने के बाद इसका काम करता है, आउटपुट होने से पहले। कहाँ है ये, बीच में है, इसलिए क्या कहा गया, सेंट्रल। क्या काम कर रहा है, तो प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, एक इकाई है इस कंप्यूटर का, कंप्यूटर के पार्ट्स है, हार्डवेयर के पार्ट्स है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट। एक्चुअली ये जो होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का रोल बहुत ही कंप्यूटर में अहम होता है ना। तो ये चिप का बना होता है, माइक्रो चिप होता है। और इसको हम लोग चिप के विषय में यदि डिस्कस करेंगे तो चिप जो होता है एक्चुअली डायोड और ट्रांजिस्टर के माध्यम से हम लोग क्या बना सकते हैं, चिप बना सकते हैं। डायोड जानते हो ना बच्चे लोग, डायोड जो होता है ना, गजर देखोगे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है ये डायोड होता है। छोटा सा डायोड एक टैबलेट की तरह लगेगा, दोनों तरफ पिन निकला होता है। तो डायोड का काम क्या होता है, डायोड का काम होता है कि आपको डेटा को ऑन और ऑफ के रूप में इनपुट कराता है, प्रोसेस करता है। हम इसके विषय में अलग से अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन अब फिलहाल हम जानेंगे यहाँ पे कि डायोड और ट्रांजिस्टर को मिला करके आईसी बनते हैं। क्या बनते हैं, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आप बहुत सारे देखे होंगे मिस्त्री जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो कोई आईसी नहीं मिलता है तो 2 4 5 डायोड को मिला करके भी वो किसी छोटे मोटे आईसी के रूप में काम करा लेते हैं। यानी कि यहाँ समझना है कि डायोड को मिला करके हम लोग क्या बना सकते हैं, डायोड को इंटीग्रेट करके क्या बनेगा, आईसी बनेगा। तो इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता है। और बहुत सारे हजारों आईसीज को यदि आप एक साथ इंटीग्रेट करते हो ये बनता है चिप बनता है। और हजारों चिप को मिला करके क्या बनेगा, माइक्रो चिप बनेगा, है ना। तो ये हमारा सेमीकंडक्टर का बना हुआ एक माइक्रो चिप है ना। तो चिप बेस्ड टाइप। तो इस तरीके से हम सीपीयू के पूरे डायग्राम को समझ रहे हैं। तो आज जो है इसी टॉपिक्स को लेकर के हम लोग यहाँ पे सेशन को फिनिश करेंगे। आगे के सेशन में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, यानी कि आपको एक बहुत ही अच्छा बने। आप लोग सुनते हो ना कि डिजिटल डिवाइस है, डिजिटल कंप्यूटर है, आपका मोबाइल डिजिटल है। तो ये डिजिटल क्यों है ना, आखिर डिजिटल क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को, टॉपिक्स को आप कंप्यूटर जानते हो, करते हो, बट डिजिटल क्यों कहा जाता है। बहुत सारे कंपोनेंट्स बोल रहे हैं डिजिटल हो रहा है, तो उसको डिजिटल कहने का अर्थ क्या है और यहाँ डिजिटल का मतलब क्या है, हम अगले वीडियो में इस चीज को लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।